जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन मकसूद। फ़िज़िक्स बाय हसनैन चैनल के साथ आपके पास हाज़िर हुए हैं। तो आज हम ना कुछ फ़िज़िक्स से रिलेटेड फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पीपीएससी की तैयारी करनी है, एजुकेटर्स की जॉब्स की तैयारी करनी है, हमने एनटीएस ओटीएस फ़िज़िक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं सारे जो रिसेंटली आ चुके हैं वो भी सारा डाटा कलेक्ट करके एक चीज़ ऑब्जर्व की कि मोस्टली रिपीटेड शॉर्ट एमसीक्यूज जो हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, किस टॉपिक में से आते हैं। उन टॉपिक्स में से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो उनको कलेक्ट करके मैंने ना कुछ पेपर्स बनाए हैं। उनमें हमारे पास एक फ़िज़िक्स का पेपर है जिसको मैंने ना नंबरिंग दी है, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3 सो ऑन चलते जाएंगे। सो आज हम टेस्ट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। हमारे पास इसमें एमसीक्यूज टाइप जो आपको पता है लेक्चरर का हो कोई भी टेस्ट है तो वो मोस्टली एमसीक्यूज टाइप ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं तो एमसीक्यूज टाइप ही है। तो हमारा क्वेश्चन जो पेपर का फिजिक्स का फर्स्ट पेपर है वो है एम जी। तो हम टेस्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज है जी, इफ़ ए टी प्लस डी आई वी जे यानी डाइवर्जेंस ऑफ जे इज़ इक्वल्स टू इज कॉल्ड है, इसे किसके इक्वल कहा जाता है जी। इक्वेशन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, लैप्लास इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है या टेंसर इक्वेशन है। तो इसका आंसर हमारे पास है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। वह हमारे पास विच मुस्लिम साइंटिस्ट गेव द फर्स्ट क्लियर डिस्क्रिप्शन एंड करेक्ट एनालिसिस ऑफ फिन हॉल कैमरा इन द बुक ऑफ ऑप्टिक्स। अब देखें हमारे पास जो मुस्लिम साइंटिस्ट है ना जिसने कैमरे के बारे में, लेंसेज के बारे में, ऑप्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन सारी दी थी, वो हमारे पास देखें कौन से हैं जी। नसीर इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी हमारे पास हैं, या इब्ने अल हैथम या इब्ने इसहाक अल किंडी। इन चारों में से कौन से हैं? तो पाकिस्तानी जो हमारे पास ऑप्टिक्स के साइंटिस्ट हैं वो हमारे पास इब्ने अल हैथम है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। वर्क डन बाय कंपाउंड पेंडुलम इन कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज। अब जब कंपाउंड पेंडुलम हो या सिंपल पेंडुलम हो, अपना एक चक्कर, एक कंप्लीट वाइब्रेशन ऑसिलेशन जो है वो कंप्लीट करती है, तो उसके पास हमारे पास जो वर्क डन है वो ज़ीरो ही आएगा। बेशक सिंपल पेंडुलम हो, बेशक कंपाउंड पेंडुलम हो, वन कंप्लीट ऑसिलेशन जब हो जाती है तो हमारे पास आंसर उसका वर्क डन का ज़ीरो ही आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है जी। इंफ्रारेड रेडिएशंस इज़ आल्सो नोन एज। इंफ्रारेड रेडिएशंस हमारे पास होती हैं, बहुत लो एनर्जी रेडिएशंस हैं, तो इसको हीट रेडिएशंस का भी नाम दिया जाता है। ये बहुत गर्म हीट रेडिएशंस होती हैं, इसलिए इनको हीट रेडिएशन का नाम भी दिया जाता है। सो इसका आंसर हमारे पास है हीट रेडिएशन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है जी, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है, सो कैपेसिटेंस यानी चार्ज जो कैपेसिटर के अंदर स्टोर होता है वो ऐसा यूनिट जो है वो फैरेड में होता है। यानी हम कहते हैं ये कैपेसिटर जो है ये इतने माइक्रो फैरेड का, इतने फैरेड का। ठीक है, सो फैरेड इज़ ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ये बहुत ईजी एमसीक्यूज है लेकिन ये भी आ जाता होता है और आया हुआ भी है। ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 6 है। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी सेम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस 20, 45 वाला एंगल तब आता है जब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम करनी हो। तो अब हम रेंज ऑफ जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जब बॉडी मूव कर रही होती है एट अ टाइम 2 डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, तो उसमें आंसर में हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताएं सेम एंगल कब बन जाता है, किस एंगल पे। तो वो हमारे पास 30, 50 पे बन जाता है। ठीक है, 30 एंगल और 50 एंगल जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों की रेंज जो है वो सेम एंगल पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास है 30 एंड 50 जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 हमारे पास आ जाता है। विच लॉ स्टेट्स दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे 10th क्लास के अंदर भी हमने पढ़ा हुआ है, सेकेंड ईयर में भी है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन भी होते हैं। तो इसमें सिंपल ये पूछा गया एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसमें बराबर आ जाएं तो वो हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाता है एमसीक्यूज के अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास है ए यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट बहुत इजी शॉर्ट एमसीक्यूज आया था कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इज इन ऐसा सिस्टम इज़। ऑब्वियसली लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर ही यूज़ होता है। ठीक है, SI सिस्टम की जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 9 है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इनमें से रेडियो एक्टिविटी का यूनिट कौन सा नहीं है। सो बेसिकली ना एमसीक्यूज जो मोस्टली रिपीटेड है, आया हुआ भी, ये भी आया हुआ है, लेकिन एमसीक्यूज जो पूछा जा सकता है वो है रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है।
तो उसका यूनिट हमारे पास बेक्वेरल भी होता है, क्यूरी भी होता है, रदरफोर्ड भी होता है, लेकिन जो नहीं होता वो कंडेला है। ठीक है, जो कंडेला ऐसा यूनिट जो है वो रेडियो एक्टिविटी का नहीं है। तो रेडियो एक्टिविटी के 3 यूनिट्स मैंने आपको बता दिए, ये तीनों ही रेडियो एक्टिविटी के यूनिट हैं। सो अगर नॉट पूछा जाए तो वो कैंडेला इसका आंसर है। नेक्स्ट ये हमारे पास MCQs नंबर 10 आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इसका बड़े MCQs बार बार रिपीट होते हैं कि कौन सी रेडिएशंस हैं जिनके वेवलेंथ ज़्यादा है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो ये एक टेबल होता है, उन टेबल को मतलब याद कर ले तो MCQs 1-2 को आ जाते होते हैं। तो इसमें जो MCQs बार बार पूछने वाला है वो हमारे पास यही है जो यहाँ पर पूछा उसने कि कौन सी रेडिएशंस जो हैं जिनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा में रेडियो वेव्स हैं, विजिबल लाइट है, माइक्रोवेव्स हैं, और ये या हमारे पास इंफ्रारेड होती हैं। तो रेडियो वेव्स सबसे लोएस्ट एनर्जी होती हैं और सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ उनकी होती है। सो इनका रिलेशन ये होता है, एनर्जी का और वेवलेंथ का रिलेशन इन्वर्स में आ जाता होता है, इसलिए जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम है। सो रेडियो वेव्स 2 तरह की वैसे तो होती हैं, शॉर्ट वेव्स रेडियो वेव्स होती हैं, लॉन्ग रेडियो वेव्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर रेडियो वेव्स के बारे में जिक्र है तो इसलिए जो रेडियो वेव्स हैं वो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली होती हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी एनर्जी लोएस्ट होती है। सो इसका आंसर हमारे पास आएगा रेडियो वेव्स। जी नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 11 है। इसमें पूछा गया जी, इन कंपैरिजन टू द अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रेडियो वेव्स हैव द। अब रेडियो वेव्स के बारे में अभी भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है। लास्ट वेव्स होती हैं जिसकी एनर्जी लोएस्ट होती है और वेवलेंथ उसकी हाईएस्ट होती है। और वेवलेंथ का अगर हम रिलेशन फ्रीक्वेंसी से निकाल तो इन्वर्स में आ रहा है। तो अब देखें रेडियो वेव्स की, देखें वेवलेंथ अगर लॉन्गेस्ट है, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, तो इसका मतलब है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। अगर उसकी एनर्जी लोएस्ट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी लोएस्ट होगी। सो इसका हमारे पास आंसर आता है लोएस्ट एनर्जी एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट MCQs नंबर 12 आ जाता है जिसमें पूछा गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्पेशल फॉर्म ऑफ। अब फर्स्ट और सेकंड लॉ 2 हमारे पास थर्मोडायनामिक के लॉ होते हैं। इसमें पूछा है फर्स्ट का, तो फर्स्ट में जो एनर्जी हमारी वेस्ट होती है या यूज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ 2 फॉर्म ऑफ वेव होती है। लाइक इन द फॉर्म ऑफ वर्क भी हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी वेस्ट होती है। सो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सी ऑप्शन। जी नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 30 आ जाता है 13। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसकी होगी जिसकी एनर्जी भी हाईएस्ट होती है। तो एनर्जी एक्स रेज से ऊपर हमारे पास गैमा रेज होती हैं, उनकी एनर्जी हाईएस्ट होती है। ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर आएगा गैमा रेज। जी नेक्स्ट MCQs नंबर हमारे पास 14 है। क्यूरी इज़ द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे पास पीछे मैं भी बता के आया हूँ कि रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है क्यूरी, और बेक्यूरी, ये दोनों इसके ऐसे यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो क्यूरी का ऐसा यूनिट है रेडियो एक्टिविटी। जी नेक्स्ट MCQs नंबर 15 है कि विच फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड इन रडार। तो रडार के अंदर 2 तरह की रेडिएशंस यूज़ होती हैं, एक रेडियो वेव्स भी यूज़ होती हैं और एक माइक्रोवेव्स भी यूज़ होती हैं। अब क्योंकि ये दोनों तकरीबन करीब एनर्जी होती है इनकी, ठीक है, इसलिए इनके दरमियान में जो एनर्जी वाला हमारे पास रेडिएशंस होती हैं वो रडार में यूज़ होती हैं। तो अब देखें, अब हमारे पास बात आ जाती है एनर्जी में। तो माइक्रोवेव्स की जो एनर्जी है वो ग्रेटर होती है लेकिन वेवलेंथ उनकी कम होती है, और अगर हम रेडियो वेव्स की बात करें तो उनकी उनकी एनर्जी कम है लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा है। अब ऑप्शन आ जाते हैं कि तो यहाँ पर इसका शॉर्ट माइक्रोवेव्स इसका आंसर बन सकता है, शॉर्ट वेवलेंथ वाली माइक्रोवेव्स। जी नेक्स्ट MCQs नंबर 16 आ जाता है हमारे पास। इफ़ A एंड B हमारे पास 2 ऑपरेटर्स हैं इक्वल्स टू 0 आ जाए, देन 2 ऑपरेटर्स A एंड B आर एड टू B, डू नॉट कम्यूट, एंटी कम्यूट, कम्यूट। पहले 2 ऑप्शन तो सेम हुए, फिर तो कम्यूट इसका आंसर है। ये दोनों आपस में कम्यूट हो सकते हैं A एंड B, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वही होती है A एंड B इज इक्वल्स टू 0 एंड B एंड A इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये कम्यूट आंसर है। जी तो नेक्स्ट MCQs नंबर 17 आ जाता है। विच साइंटिस्ट मेड द फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल मेजरमेंट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। मेन चीज़ है कि स्पीड ऑफ लाइट सबसे पहले मेजर किसने की थी, तो वो हमारे पास साइंटिस्ट है
फिज़िक्स में। अर्मर फिज़िक्स ने स्पीड ऑफ लाइट फाइंड की थी, और स्पीड ऑफ जो साउंड है वो हमारे पास जो है फ्रेंच साइंटिस्ट थे, पेरी फ़िलासफ़र थे, उन्होंने फाइंड की थी स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास इन्होंने फाइंड की है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 18 है। इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स द रेंज ऑफ वेरिएबल इज़ फाइव फॉर्म। एंगल की फॉर्म में हमने बतानी है, तो ज़ाहिर बात स्फेरिकल पोलर फॉर्म है हमारे पास, तो एंगल 0 to 2 पाई होता है। तो आंसर हमारे पास ए वाला बन रहा है जी, 0 to 2 पाई है। नेक्स्ट MCQ नंबर 19 हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज़ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बेसिकली क्या होता है, लेंसेज के बारे में पढ़ना। कोई भी ऑप्टिक्स का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ के बारे में पढ़ना जहाँ पर रिफ्लेक्शन किसी चीज़ की हो रही हो। लाइक सबसे पहला ऑप्शन है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइट एंड विजन। तो ऑब्वियसली फ्लड के बारे में तो है नहीं, साउंड के बारे में भी नहीं है, टाइम के बारे में भी नहीं है, तो सबसे पहला ऑप्शन है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइट एंड विजन। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है जी, ये वेक्टर इज़ अ टेंसर ऑफ रैंक, यानी वेक्टर की रैंक क्या होती है। ये ना MCQs काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्केलर की जो रैंक है वो 0 होती है, और जो वेक्टर है उसकी रैंक 1 होती है। अब ये जो टेंसर ऑफ रैंक होती है, ये इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो नंबर ऑफ डायरेक्शंस आती है कि डायरेक्शंस कितनी है। फॉर एग्जांपल मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया में मीटर स्क्वायर 2 डायरेक्शंस आती हैं एरिया में, तो इसलिए उसकी रैंक जो है टेंसर ऑफ रैंक फॉर 2 है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसी तरह वेक्टर की रैंक जो है हमारे पास वो 1 होती है, याद रखिएगा, और स्केलर की 0 होती है जी। नेक्स्ट MCQ नंबर 21 आता है। विच ब्रांच ऑफ मेडिसिन डील्स विद द एनाटॉमी सोशियोलॉजी एंड डिसीज़ ऑफ आई। आँख के इलाज के लिए हमारे पास कौन सी ब्रांच मेडिसिन की यूज़ की जाती है। तो हमारे पास कार्डियोलॉजी तो दिल की डेफिनेटली होती है, रेडियोलॉजी भी नहीं है, एंड्रोलॉजी भी नहीं है। लास्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ऑप्टोमोलॉजी। ऑप्टोमोलॉजी हमारे पास इसका ऑप्शन है, क्योंकि आँख की या लेंसेज के बारे में डिस्कशन मेडिसिन वगैरह की ब्रांच होती है, उसको यूज़ किया जाता है जी। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट SI बेस यूनिट। बेस यूनिट कौन सा नहीं है, यानी ड्राइव यूनिट हमने बताना है कौन सा है। किलोग्राम भी बेस है, मोल भी बेस यूनिट है, अम्पेयर करंट का यूनिट भी स्केलर बेस क्वांटिटी है, और रदरफोर्ड हमारे पास जो है वो एक ड्राइव क्वांटिटी है, ठीक है। इज़ नॉट बेस यूनिट पूछा है उसने, तो रदरफोर्ड इसका आंसर है जी। नेक्स्ट MCQ नंबर 23 है। द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर P अलोंग y एक्सिस की तरफ है, कोई ये कंपोनेंट हमने लिया है along y axis π/2 द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल। अब वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा है, वो तो हमारे पास 30 डिग्री बना रहा होता है। जब π/2 जब एंगल वर्टिकल में बन रहा होता है y एक्सिस में, दैन x एक्सिस के अंदर हॉरिजॉन्टल में हमारे पास 30 डिग्री एंगल बन रहा होता है जी। नेक्स्ट MCQ हमारे पास आ जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ अ टेंसर ऑफ रैंक। वो टेंसर ऑफ रैंक मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेक्टर का होता है 1 और स्केलर का होता है 0। सो यहाँ पर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, अगर देखा जाए इसे टॉर्क भी कहा जाता है, तो इसका सेकंड रैंक हमारे पास आएगा। सो रैंक के बारे में भी पेपर में MCQ पूछा जाता है बार बार, तो ज़रा ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 25 आता है। ए मैन इनसाइड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट फील्स वेटलेसनेस। इनसाइड है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर है, ठीक है, वो उसका वेट ना होने के बराबर है। क्यों? बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ इज़, जो अर्थ उसे खींचती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या कहता है, इज़ ड्यू टू द अर्थ इज़। अब उसमें पहला ऑप्शन है कि बैलेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मून। ये तो बात गलत हुई, मून से कौन सी अट्रैक्शन मिल रही है। इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ ये मानी जा सकती है कि क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही होती है। देखें तो इसका आंसर फिर हमारे पास आ जाता है इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स वाला, ठीक है।